नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। शांतिपूर्ण संपन्न हुए हनुमानगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के चुनाव। 8 दिसंबर को होगी मतगणना। किसान आंदोलन के समर्थन में गांव मानसर से दिल्ली के लिए रवाना हुआ किसानों का दल। वार्ड 36 में सार्वजनिक शौचालय की बदहाल सफाई व्यवस्था से परेशान स्थानीय दुकानदार। सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाने की मांग। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की कवायद। बेबी हैप्पी शिक्षण संस्थान में आयोजित हुआ कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में शनिवार को अंतिम चरण के चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। अब 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चौथे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए शनिवार को हनुमानगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। मतदान के लिए बनाए गए 230 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुनाव में उतरे उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद कर दिया। हनुमानगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के 23 सदस्य और 6 जिला परिषद डायरेक्टरों के लिए मतदान हुआ। चौथे चरण के साथ ही जिले में चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच मतदान की प्रक्रिया सम्पन्न करवाई गयी। अब 8 दिसंबर को मतगणना होगी। शनिवार को हुए मतदान के दौरान कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाई गई। इस दौरान मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की कतारें देखी गईं। मतदान के दौरान सभी मतदाता मास्क लगाकर पहुंचे। मतदान स्थल पर मतदाताओं के हाथों को सैनिटाइज करने व थर्मल स्कैनर से तापमान जांचने की भी व्यवस्था की गई। मतदान स्थल के बाहर बनाए गए गोलों में मतदाताओं ने खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए अपनी बारी का इंतजार किया। मतदान केंद्रों पर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं चुनाव पर्यवेक्षक भारतीय वन सेवा के अधिकारी आशुतोष ओझा के अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी जाकिर हुसैन, पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा, जिला परिषद के एसीओ अभी गर्ग, उपखंड अधिकारी कपिल यादव, नायब तहसीलदार आदि ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। चौथे चरण का मतदान कुल 230 एक्टिव मतदान दल और 46 रिजर्व मतदान दलों में शामिल कुल 1380 कार्मिकों ने संपन्न करवाया। हनुमानगढ़ पंचायत समिति अंतर्गत कुल 230 मतदान केंद्रों पर 87,126 पुरुष और 80,288 महिलाओं सहित 2 थर्ड जेंडर सहित कुल 1,67,416 मतदाता थे। जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के लिए मतदान करके आया हूँ, जो कि ग्रामीण पंचायत के लिए सरकार बनेगी। जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान, आगे विकास हो, झूठे वादों को नकारा गया है। व्यवस्था बढ़िया लगी। पहले से यही कोविड का मतलब ठीक है, उसका नियम का पालन हो रहा है। पंचायत समिति और डायरेक्टर के चुनाव में वोट डालने आया हूँ और मैं गांव में एक अच्छा सदस्य डायरेक्टर चुना जाए और गांव के पंचायत समिति का विकास हो। सड़कें, नालियाँ कितनों पे छटे हैं। वोट का अधिकार जो कि आज हम भुगता कर आए हैं, वोट हमारा बहुत बड़ा हथियार है। उसका भी प्रयोग करके आए हैं और हम ये उम्मीद करते हैं जिस भी कैंडिडेट को हमने वोटिंग किया है कि अच्छा प्रधान साबित होगा और अच्छा डायरेक्टर चुनकर अच्छा प्रधान चुनेंगे और जिला परिषद चुनकर जिला प्रमुख चुनेंगे। हनुमानगढ़ का पूरे राजस्थान के अंदर नाम होगा। अच्छी यहाँ से टीम निकलेगी। जितनी भी पंचायतों के अंदर समस्याएं, सभी कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं और सभी ने अपने अपनी समस्या को सभी ने रखा है उनके सामने और उन्होंने हल करने के लिए पूर्ण विश्वास देता है और हमें भी विश्वास है कि वो उनको सभी को पूरा करेंगे। आज मैंने मतदान किया, वो वोट डालकर बहुत खुशी हुई। हमारी पंचायत पहली बार मक्कासर से अलग हुई है। अनेक सरपंच आए और चले गए, लेकिन इस गांव का विकास नहीं हुआ। ठीक है, नालियों की व्यवस्था, नाली बनवा दी तो उनका पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। मुख्य जी यहाँ पर मुद्दे हैं। एक तो सड़क की व्यवस्था है, कई बन गई जी, कई रह गई। जहाँ नालियाँ बन गई वहाँ पर नालियों की पानी की व्यवस्था नहीं है। बाकी बहुत सी गलियाँ भी पड़ी हैं। कैंਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹੀ कैंਡੀਡੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ बारी। तो बाकी तो अभी मक्कासर पंचायत से। अरे पहले नंबर में तो मसान का काम नहीं हुआ बिल्कुल भी, और दूसरा उसकी रोड है जो उसके तो कई बार तो नीचे रख के लाश को खड्डा भरना पड़ता है, उसके बाद हमारी रोड में हम जाते हैं। कोल्ला के अंदर जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं शांतिपूर्ण चल रहे हैं और मतदाताओं में भी काफ़ी उत्साह है। इस बार स्पेशली ये है कि जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसमें मतदाता पहली बार मतदान कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजिंग है, सबका उसका मास्क का ध्यान रखा जा रहा है। और विशेष बात ये है कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और विशेष बात ये है कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं।
और सभी चीज़ें अभी तक शांतिपूर्ण है और उम्मीद है सही संपन्न चुनाव होगा। गांव मानकसर से किसानों का एक दल शनिवार को दिल्ली के लिए रवाना हुआ। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कृषि अध्यादेश वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हक अपना हक अपना हक अपना मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को गांव मानकसर से किसानों का एक दल दिल्ली के लिए रवाना हुआ। किसानों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 नए कृषि अध्यादेशों के विरोध में दिल्ली में किसान काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। देश भर से किसान लगातार आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। सरकार द्वारा पारित किए गए 3 नए कृषि अध्यादेश किसानों की समस्याओं को बढ़ाने का काम करेंगे। किसानों ने बताया कि नए कृषि अध्यादेश मंडी व्यवस्था को ठप कर देंगे और किसानों को उनकी फसलों का उचित मुआवजा नहीं मिल पाएगा। किसानों का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था का आधार किसान है, लेकिन सरकार के नए कानून किसानों की परेशानी को बढ़ाने का काम करेंगे। किसान अपना 3 से 4 महीने का राशन लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। आंदोलन चाहे जितना भी लंबा चले, लेकिन किसान अपने पैर पीछे नहीं हटाएंगे। उन्होंने कहा कि चाहे महीने लग जाएं या साल, जब तक सरकार कृषि अध्यादेशों को वापस नहीं लेती तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। मोदी सरकार जो मर्जी कर ले जी, ठीक है, हम अपना फैसला सारे सरकार है ना, जो जितना मर्जी अपनी रणनीति बना ले, कुछ भी कर ले, सभी किसान भाई जब तक फैसला हमारे हक में नहीं होगा वापस नहीं मुड़ेंगे, डट के वहाँ पे साथ देंगे। जा रहे हैं और आगे भी राजस्थान से बहुत लोग आ रहे हैं हमारे किसान भाई। महीने दिन साल ऐसे आंदोलन में ये नहीं देखा जाता। आज हमारी जमीनों में पैर पड़ेंगे तो महीने दिन नहीं होते, वहाँ पे सालों के साल भी लगाने पड़े तो हम दिल खोल कर लगाएंगे, डट के लगाएंगे। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से जो हमारे किसान भाई हैं वो दिल्ली पहुँचे, क्योंकि हम जो वो मोदी के जो काले कानून हैं उनका विरोध कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा सभी भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि जो जहाँ से हैं, जो गांव से, जो शहरों से, हम सभी किसान हैं और सभी से निवेदन है वहाँ से पहुँचें, वहाँ पर पहुँचकर और उनका विरोध करें। और हमें खुशी भी है कि हम उनका एक हिस्सा बन रहे हैं, जो जितने भी हमारे किसान हैं। और हम अपना राशन पानी भी है जो अभी सब लेकर जा रहे हैं। और थोड़ा अभी 3-4 महीने का राशन पानी हमारे पास है, अब 1 साल भी लगाना पड़ा तभी भी हम वहाँ पर रहेंगे और वहाँ से राशन वो पहुँचेगा। और जो किसान भाई नहीं आए हैं वो इसके बाद आएंगे और ऐसे आता जाता हम रहेंगे। सभी से निवेदन करते हैं, जो भी किसान जाना चाहता है तो आज जा रहे हैं, कल परसों जो भी गाड़ियों से, मोटरसाइकिल जैसे भी आ रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा संख्या से वहाँ पर पहुँचें और पहुँचकर वो जो काले कानून है उनका विरोध करें। अगर सर रवैया ऐसे रहा तो हम जितना टाइम भी हो सके, हम तो ये सोचकर चलें, ये सोच कर नहीं चले भी 2-3 दिन के लिए वापस आ जाएंगे। पूरा एक 3-4 महीने का राशन है जो ट्रैली में रखा हुआ है, अपने कपड़े हैं, अपने खाने पीने का सामान है जो सभी साथ में लेकर गए हैं। यही सोच रखा है कि जितना टाइम भी हमें मुकाबला करना पड़ा उनसे तो करेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे। घर पर भी यही बोला है कि कोई पता नहीं कब आएंगे, कब नहीं आएंगे, आएंगे ये कोई पता नहीं है। और हम तो ये सोच कर जा रहे हैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या वहाँ पहुँचे और उनका मुकाबला करें। कृषि अध्यादेशों को लेकर पूरे देश का किसान, MP, UP, केरल, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का किसान दिल्ली बैठा है। मोदी सरकार से, ये मोदी जी से हमारी सब किसानों की, पूरे देश के किसानों की मांग है कि इन जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं ये उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए और कृषि को बर्बाद करने के लिए। देश का किसान चाहता ही नहीं, नए किसान के साथ कभी पहले पूर्व में चर्चा की गई है और सरकार से यही मांग है किसानों की कि इन कृषि अध्यादेशों से किसान बर्बाद होगा, इसे वापस लिया जाए। सरकार ने अड़ियल रुख अपना रखा है, इसलिए सरकार से के साथ इस कानूनों को रद्द करवाने के लिए पूरे देश का किसान दिल्ली डटा बैठा है। और उसी के साथ किसानों के कंधे से कंधा मिलाने के लिए हनुमानगढ़ जिले से किसानों का जत्था लेकर रवाना होने को जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं हम। और दिल्ली जाकर किसान बैठे भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष को जब तक मोदी सरकार पीछे नहीं हटेगी हम उनके साथ डटे रहेंगे। कम से कम 6 महीने का हमारे पास राशन है, जब तक किसानों को संतुष्ट करके मोदी सरकार वापस नहीं भेजेगी तब तक हम वहीं डटे रहेंगे। और यदि हमें सामग्री की और जरूरत पड़ी तो किसान पीछे से किसान अपने भाई हैं वो सामग्री लेकर पहुँच जाएंगे। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में शनिवार को जंक्शन की लेबर कॉलोनी के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जंक्शन के वार्ड संख्या 51 और 54 में नगर परिषद द्वारा की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में प्रभावित लोग शनिवार को जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन से मिले। वार्ड के लोगों ने बताया कि सन 2004 में नगर परिषद ने ही वार्ड 51 में लोगों को प्लॉट आवंटित किए थे। पिछले कई सालों से वे लोग वहां निवास कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों के बिजली और पानी के कनेक्शन भी वहां बने हुए हैं। मतदाता सूची में लोगों के स्थायी पते भी दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बिना किसी नोटिस के नगर परिषद ने लोगों के मकान को ध्वस्त कर दिया। वार्ड के लोग पिछले कई दिनों से इस
कार्रवाई के विरोध में धरने पर बैठे हैं, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि या अधिकारी ने उनकी समस्याओं पर गौर नहीं किया। वार्ड वासियों ने बताया कि सन 2004 में लीज और पट्टे के लिए नगर परिषद में आवेदन पत्र जमा करवाए गए थे, लेकिन नगर परिषद द्वारा दस्तावेजी औपचारिकताओं को पूरा नहीं करवाया गया। वार्ड के लोगों ने जिला कलेक्टर से नगर परिषद के अतिक्रमण हटाने के आदेशों को वापस लेने की मांग की है। जी, आज हम कलेक्टर सर के पास आए हैं। उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी हैं और जो भी हमारा दुख दर्द उन्होंने बताया कि आपको हम अच्छे से सपोर्ट करेंगे। यदि आपके पास वैलिड प्रूफ है तो आप कोर्ट में अपना केस फाइल कीजिए। और वो हमें अच्छे से सपोर्ट कर रही हैं कि चेयरमैन अगर आपकी नहीं सुन रहे हैं तो हम आपकी सुनवाई कराएंगे। और उन्होंने हम सभी को दिलासा दिया है कि हम सभी आपका साथ दें। हम काफ़ी साल से और 2004 में हमने फ़ाइल दी थी कि हमारे जो पट्टे हैं उनकी एक लीज फाइल दी थी कि उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन आज तक जो भी उम्मीदवार आए थे उनसे हमें कोई मदद नहीं मिली। हमारे वोट थे वो एक तरह से बेकार ही गए थे। जी, धरना तो तब तक जारी रहेगा जब तक कोई जब हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम धरना ही करेंगे। और जो एक मकान टूटा है जिसमें लोग रह रहे थे, एक विकलांग लड़की भी थी, और ये सेवा समिति वाले हमारे साथ हैं और हम सभी चाहते हैं कि वो लोग गरीब लोग हैं, उनकी सेवा के लिए हमें धरना लगाना पड़ेगा और हमारी आवाज़ तभी सभी के सामने आएगी जब हम धरना लगाएंगे। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਜੋ 51 ਨੰਬਰ ਔਰ 54 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ੀਆ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਦਿਲੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ करी, बहुत ही धन्यवाद ਇਹਨਾਂ ਦਾ। टाउन के वार्ड संख्या 36 में स्थित जीर्ण शीर्ण हालत में सार्वजनिक शौचालय स्थानीय दुकानदारों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। दुकानदारों ने नगर परिषद से शौचालय का पुनर्निर्माण करवाकर नियमित सफाई करवाने की मांग की है। टाउन में टीबी रोड पर स्थित सार्वजनिक शौचालय की जर्जर हालत से आसपास के दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि बहुत पहले लोगों की सुविधा के लिए यहाँ सार्वजनिक शौचालय बनाया गया था, लेकिन शौचालय की बदहाल सफाई व्यवस्था के कारण आसपास के क्षेत्रों में गंदगी और बदबू फैलने लगी है। नगर परिषद द्वारा इस शौचालय का रखरखाव नहीं किया जा रहा। शौचालय में बने यूरिनल पोर्ट्स टूट चुके हैं। पानी निकासी के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं होने के कारण आसपास बदबू फैल जाती है। बदबू फैलने से आसपास की दुकानों के लोग बुरी तरह से परेशान है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि बदबू के कारण उनका सांस लेना दूभर हो गया है। कई बार नगर परिषद के अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवाया जा चुका है। मुख्यमंत्री के ऑनलाइन वेब पोर्टल पर भी शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं, लेकिन उक्त समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला गया है। वहीं एक दुकान के सामने मौजूद उक्त सार्वजनिक शौचालय के कारण दुकानदारों के व्यवसाय पर भी बुरा असर पड़ने लगा है। दुकानदारों ने नगर परिषद से उक्त शौचालय की सफाई व्यवस्था को ठीक करवाने की मांग की है। हमारे शॉप के बाहर ये शौचालय बना हुआ है जो ये बहुत ही बुरी हालत के अंदर हो रखा है और इसकी सफाई रेगुलर हो नहीं पाती है। हम तो ये कहना चाहेंगे इसको तोड़ देना चाहिए ताकि हम दुकानदार भाई सुखी हो जाएं। इससे इतनी दुर्गंध आती है कि बाहर बैठना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। आज अगर कोई शॉप पर कस्टमर आता है या कोई गेस्ट आते हैं तो वो हमसे ये बात कहते हैं कि आप लोग कैसे बैठे हो यहाँ पर। तो मेरी तो यही कहना है कि या तो इसको तोड़ा जाए या इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाए। मैंने काफ़ी बारी इसकी कंप्लेन की हुई है, बहुत बारी फ़ोन किए हुए हैं, एप्लीकेशन भी दी हुई है कि आप इसके लिए कुछ ना कुछ कीजिए, लेकिन हर बार यही होता है कि हाँ जी ये करेंगे, ज़रूर करेंगे, अभी बजट नहीं है, बजट आने दीजिए। अब हमें आइडिया नहीं है कि पता नहीं कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है ये। पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इसको तोड़ा जाए। भाई साहब जो बाथरूम बने हुए है इसकी पैपा ब्लॉके रहती है, इसकी सफाई नहीं होती थी। इसको दोबारा मतलब ढवा के सीधियाँ पैपा इसलिए नाले में पाई जाना, जिस कारण ये ब्लॉकेज नहीं होगी और सफाई रहेगी और जो मलबा है वो नाले के अंदर डल जाएगा। तो जहाँ से हटाया ना जाए, मतलब इसको जो भी मतलब बड़ा है इसको थोड़ा छोटा किए गए। पहले आए थे एक दो बार, कहते थे इसको हम छोटा कर देंगे और इसकी ये मतलब नाले में डाल देंगे। तो उसके बाद कोई आया नहीं का सफाई तो कर जाते हैं। मतलब कभी पिछली बार तो पहले एक बैंड चलती थी वो तो 7 की 7 दिन आती थी, अब उसके बाद 15-20 दिन बाद होती है। तो जहाँ कम से कम शाम तक 500 जना बाथरूम करता है, इस एरिए के अंदर कोई बाथरूम नहीं है। तो आप इसको हटाइए मत, इसको अच्छे ढंग से दोबारा बनाया जाए और इसकी जो ब्लॉकेज वाली है वो समस्या ना हो करके सीधी नाले के अंदर इसकी पाइप डालिए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद।
यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बटनेर किंग्स क्लब की ओर से शनिवार को जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जरूरतमंद परिवारों की बच्चियों को पाठ्य सामग्री व अन्य जरूरत का सामान वितरित किया गया। क्लब सदस्यों ने बताया कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के दृष्टिगत क्लब द्वारा सामाजिक सरोकार के कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आयोजित कार्यक्रम में बच्चियों के लिए प्रीति भोज का भी आयोजन किया गया। क्लब के गठन को 1 वर्ष पूरा होने को है और क्लब द्वारा सामाजिक सरोकार से जुड़ी गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा है। इसी क्रम में आगामी दिनों में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। बटनेर किंग्स क्लब की पूरी टीम ने आज यहाँ सामाजिक सरोकार को देखते हुए 21 निर्धन बच्चियों को यहाँ बुला करके भोजन करवाया है और भोजन के साथ साथ उन्हें उपहार स्वरूप कुछ गिफ्ट वगैरह, जिसमें उन्हें जूते वगैरह, शिक्षण सामग्री आदि चीज़ें वितरित की है। अभी बटनेर किंग्स क्लब की स्थापना हुए 1 वर्ष ही हुआ है। इस 1 वर्ष में सामाजिक सरोकारों में हमारा क्लब बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है और हमने आज ये डिसीजन भी लिया है कि जब भी हमारे क्लब के किसी मेंबर्स का बर्थडे या कोई मैरिज एनिवर्सरी होगी तो हम इसी तरीके से वृद्धाश्रम से जो बुजुर्ग वगैरह है उनको यहाँ बुला करके उनके साथ भोजन हम भी और उनको भी हम भोजन करवाएंगे, उपहार स्वरूप कुछ गिफ्ट वगैरह भी देंगे। अभी जल्दी हमारा क्लब विजय दिवस पे ब्लड डोनेट कैंप भी लगाने जा रहा है। तो ये कार्यक्रम इस तरीके से हमारी संख्याबद्ध आगे चलते ही रहेंगे। जंक्शन की श्याम सिंह कॉलोनी में शनिवार को कोरोना जागरूकता को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आम जन से कोरोना से बचाव के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के गुर सीखने का आह्वान किया गया। जंक्शन की श्याम सिंह कॉलोनी में आर्ट ऑफ लिविंग के तहत कोरोना जागरूकता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आयोजकों ने कोरोना से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी। आयोजकों ने बताया कि कोरोना संक्रमण वर्तमान में व्यापक स्तर पर फैल रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर ही इस वायरस से बचा जा सकता है। कोरोना श्वसन प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जिससे फेफड़ों पर बुरा असर पड़ सकता है। आर्ट ऑफ लिविंग के तहत मेडिटेशन करवाया जा रहा है। मेडिटेशन से इंसान की सांस लेने की क्षमता बढ़ती है। एक शोध में पाया गया है कि मेडिटेशन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है। आयोजकों ने आर्ट ऑफ लिविंग के तहत आयोजित हो रहे कार्यक्रम का अधिकाधिक लाभ लेने की अपील की है। राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद भजो राधे
प्रॉमिस कर रखा था। तो आर्ट ऑफ लिविंग की जो डेली ग्रुप साधना है वो चल रही है 200, आज 5th हो चुके हैं उसको, 205 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि हम देखें कि अगर कोरोना टाइम इस टाइम चल रहा है, आज उसको आई थिंक सो मार्च से स्टार्ट था, तो इतना लंबा टाइम चल चुका है और आगे पता नहीं अभी क्या इसका बनने वाला है। अगर इसका हम कोरोना का पर्टिकुलर अटैक देखें तो ये लंग्स के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो हम ये कह सकते हैं कि कोरोना शायद अंदर हमारे आकर भी चला जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। बट उसके लिए हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और अगर हम बात करें आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्रिया की, तो सुदर्शन क्रिया हमें इतनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देती है, अंदर से मजबूत कर देती है, बिकॉज ऑफ ये एक ब्रीदिंग टेक्निक है। जब हम ब्रीदिंग टेक्निक से इसको करते हैं तो हमारा जो श्वास है वो और गहराई और लंबाई में चला जाता है, जो कि हमारे लंग्स को अंदर से और स्ट्रॉन्ग करती है और हमारी इम्यूनिटी को बहुत सॉलिड कर देती है। तो मैं पर्सनली ये सभी को कहना चाहूँगा कि आर्ट ऑफ लिविंग का जिन्होंने अभी तक हैप्पीनेस कोर्स नहीं लगाया तो प्लीज़ वो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, है ना, कह सकते हैं कि लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए हैप्पीनेस कोर्स ज़रूर करें। और सुदर्शन क्रिया जो नहीं कर रहे वो कंटिन्यू रखें। और अगर ग्रुप साधना में आप जुड़ जाएंगे तो उसका तो फैक्ट ही कुछ अलग है, क्योंकि जब हम अकेले करते हैं घर पे तो वो एक तप है, लेकिन जब हम एक ग्रुप की एनर्जी के साथ करते हैं तो वो एक यज्ञ का रूप में बन जाता है, गुरुदेव जैसे कि कहते हैं। तो ग्रुप की एनर्जी ही टोटली डिफरेंट बन जाती है। बढ़ती सर्दी को देखते हुए टाउन बस स्टैंड के अंदर स्थित रैन बसेरे में लोगों को ठहरने के लिए व्यवस्थाओं में इजाफा किया गया है। सर्दी के मौसम को देखते हुए टाउन बस स्टैंड में मौजूद रैन बसेरे में आश्रित लोगों के रहने के लिए सुचारू व्यवस्थाएं की गई हैं। रैन बसेरे के केयर टेकर का कहना है कि तापमान में दिनों दिन गिरावट होने की वजह से रैन बसेरे में अलाव तापने के लिए लकड़ियों का बंदोबस्त किया गया है। पुरुषों और महिलाओं के ठहरने के लिए अलग अलग चारपाइयों की व्यवस्था की गई है। साथ ही गर्म कंबल और बिस्तर के भी इंतजाम किए जा चुके हैं। आश्रित लोगों के रहने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है। टाउन स्थित रैन बसेरे की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के प्रयास प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। गर्म पानी की उपलब्धता के लिए गीजर भी लगवा दिए गए हैं। शहर के लोगों का भी रैन बसेरे के संचालन में भरपूर सहयोग मिल रहा है। फिलहाल 10 से 15 आश्रित लोग रैन बसेरे की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। रैन बसेरा में यहाँ सर्दी को देख के सारी व्यवस्था की गई है। जेंट्स की अलग है, लेडीज़ की अलग व्यवस्था है सर। और सर्दी को देखते हुए लकड़ी की व्यवस्था की गई है और गर्म पानी के लिए गीजर लगाया गया है और रजाई की व्यवस्था यहाँ है। और नगर परिषद से अधिकारी हमारे यहाँ विजिट भी बराबर कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे जैसे सर्दी आ रही है व्यवस्था वैसे पूरी कंप्लीट कर रखी है सर। 7 या 8 से 10 तक बंदे आके रुक सकते हैं यहाँ। रैन बसेरे ये जो गरीब बंदे हैं, आश्रित है, उनके लिए व्यवस्था की गई है। सर्दी को देखते हुए यहाँ व्यवस्था बनाई गई है। रसोई साथ में चल रही है सर। यहाँ खाने की व्यवस्था भी है। यहाँ 8 रुपये में खाना दिया जा रहा है। एनएमपीजी कॉलेज में स्नातक के प्रवेशित विद्यार्थियों के दस्तावेजों की जांच सोमवार से आरंभ होगी। इस संदर्भ में प्रवेश प्रभारी ने विस्तार से जानकारी दी। राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेशित विद्यार्थियों के दस्तावेज की जांच 7 दिसंबर से प्रारंभ होगी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए प्रवेश प्रभारी सिद्धार्थ राव ने बताया कि 7 दिसंबर से दस्तावेजों की जांच आरंभ होगी। 16 दिसंबर तक विद्यार्थी अपने दस्तावेज महाविद्यालय में जमा करवा सकते हैं। प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी प्रवेश फार्म, टीसी, जाति प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, 10वीं व 12वीं की अंक तालिका आदि दस्तावेजों के साथ महाविद्यालय में उपस्थित होकर अपना प्रवेश सुनिश्चित करवा सकते हैं। कोरोना के मद्देनजर राज्य व केंद्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्रों की जांच मास्क, सैनिटाइजर एवं भौतिक दूरी अपनाते हुए की जाएगी। इसके अलावा स्नातकोत्तर की प्रवेश परीक्षाएं भी आरंभ हो चुकी हैं। इच्छुक विद्यार्थी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के वेब पोर्टल पर प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। गवर्नमेंट एनएमपीजी कॉलेज के अंदर पीजी क्लासेस के अंदर विशेषकर एमए, एमएससी और एमकॉम के अंदर जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं और 3 तारीख से ये एडमिशन शुरू हुए थे। 17 तारीख तक ये एडमिशन चलेंगे। विशेषकर जैसे हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के अंदर एबीएसटी, इसी तरह एमएससी कंप्यूटर साइंस एसएफएस में, इन सभी विषयों के अंदर पीजी में ऑनलाइन एडमिशन शुरू किए गए हैं। तो इसके लिए विद्यार्थियों को कॉलेज में आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो ई मित्रा के माध्यम से ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 17 तक उनको अप्लाई करना है।
इसके बाद 19 तारीख तक ऑनलाइन का सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद 21 तारीख को प्रथम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। तो विद्यार्थी ध्यान रखें कि इसके लिए कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से संपर्क न करें। इसके लिए वेबसाइट पर मोबाइल नंबर दिए गए हैं, उनसे वो पूछ सकते हैं और ऑनलाइन ही आवेदन उनको करना है। और दूसरी बात यह है कि पीजी के साथ साथ यूजी के अंदर जिन बच्चों के फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन्स हुए थे पहले, विशेषकर बीए, बीएससी, बीकॉम और बीसीए में, उनके लिए भौतिक सत्यापन उनके डॉक्यूमेंट्स के किए जाने हैं। उसके लिए बच्चों को सोमवार से लेकर के यानी परसों 6 तारीख से लेकर के और 17 तक उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। तो इसके लिए बच्चों को लिस्ट लगा दी जाएगी, उनको उसी हिसाब से कोविड के निर्देशानुसार सामाजिक जो दूरी है, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, मास्क वगैरह का उपयोग करते हुए कॉलेज में जिस तरीके से उनको बुलाया जाए क्रमशः उसी हिसाब से आना है और अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन यूजी के बच्चे भी करवा सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।